This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अधिकश्रावण कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 14 अगस्त 2023 चरक चिकित्सास्थान अध्याय 3 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धिनः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 निर्दोषाहमपि ज्ञात्वा कपोत्तरम् अलङ्घितम् न सर्पे पायद वैद्यः कषायस्तम उपाचरे। तो 10 दिन होने के बाद भी अगर कफ प्राधान्य है और लंघित की लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो घी नहीं देना है, तो कषायों से ही उसका उपचार करना है। यावल लघुत्वाद अशनम दद्यन मांसरसेन से, और लघुत्व जब तक नहीं आता तब तक मांसरस से अशन देना, खाना देना ठीक है। बलम ही अलम निग्रह है दोषाणम बलकृच्यत, और बल ही दोषों के निग्रह के लिए समर्थ इस प्रकार का होता है, और ये बलकृत मांसरस ये बलकृत है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम एक मनुष्य प्राणी है और दूसरे प्राणी का ही अन्न हमारे लिए सबसे नजदीकी इस प्रकार का है, तो इसीलिए मांसरस की इतनी प्रशंसा की गई है। वैसे शाकाहारी बहुत सारे लोग हैं और उनको शाकाहार से भी सभी पदार्थ मिलते हैं, फिर भी मांस दूसरे मांस से समान इस प्रकार के होने के कारण मांसरस इसमें बेहतर इस प्रकार का बताया गया है। दाह तृष्णा परितस्य वातपित्तोत्तरं ज्वरम बद्ध प्रच्युत दोषम व नेनामम पयसाशय। तो अगर दाह और तृष्णा इससे युक्त इस प्रकार का मरीज हो और वातपित्तोत्तर इस प्रकार का अगर ज्वर है और बद्ध प्रच्युत दोष शुरू में बद्ध और फिर बाद में दोष प्रच्युत हो गए हैं, निकलने लगे हैं इस प्रकार से, निरामम, और निराम अगर दोष है तो पैसा चाहिए, तो उसमें दूध देना अच्छी बात इस प्रकार की है। इसमें दूध दो तरीके से दिया जाता है, एक पीने के लिए दूध देना ये एक बात है, और दूध का बस्ती भी दे सकते हैं, चाहे शोधन के लिए हो चाहे शमन के लिए हो इस प्रकार से। खास करके आरोग्य सिद्ध क्षीर मैंने काफी मरीजों में दिया है। जब बल कम है तो ये आरोग्य सिद्ध क्षीर से एक तो दोष निकल जाता है, ये एक बात।
और बलहानि नहीं होती, बल्कि बल मिलता है इस प्रकार से। क्रियाभिराभिः प्रशमं न प्रयाति यदा ज्वरः अक्षीणबलमांसाग्नेः क्षमयत्तं विरेचनैः। इन क्रियाओं से अगर ज्वर का प्रशम नहीं होता है और बल और मांस क्षीण नहीं है, बल मांस अग्नि ये क्षीण नहीं है, तो शमयत्तम विरेचनैः, तो विरेचन से उसका शमन करे। तो ये बात अहम है कि बल मांस और अग्नि इन तीनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बल उनका कम नहीं होना चाहिए, क्षीण नहीं होनी चाहिए, तो फिर शोधन कर सकते हैं। अगर बल नहीं है तो फिर शोधन नहीं कर सकते। ज्वर क्षीणस्य न हितं वमनं न विरेचलं कामं तु पयसा तस्य निरुहैर्वा हरेन्मलान्। ज्वर क्षीण में वमन या विरेचन दोनों ठीक नहीं है, तो केवल दूध से या निरोह से उसके मलों को दूर करें। तो दूध पीते रहेंगे तो भी दूध वैसे ही विरेचन करने वाला है और रसायन है, तो इससे काफी अच्छा परिणाम इस प्रकार का निकलता है। और निरूह भी दे सकते हैं, तो उससे भी मल निर्णय होता है। इसी सूत्र के आधार पर मैंने ये थोड़ा सा आरोग्य सिद्ध क्षीर का बस्ती का प्रयोग काफी रुग्णों में किया है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कि थकान नहीं आती और दोषों का निर्णय अच्छे तरीके से होता है। निरोह बलम अग्निंच विज्वलत्वं बुधम रुचिम परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्ता शीघ्रमाह। तो परिपक्व दोष में अगर निरोह दिया जाता है तो बल अग्नि सुधर जाता है, ज्वर शांत हो जाता है, आनंद और रुचि ये भी पैदा होते हैं तत्काल। ये सब चीजें होती है केवल निरोह से इस प्रकार से। तो अगर सच्ची अवस्था है, सही अवस्था है, तो निरोह काफी अच्छा इस प्रकार का काम करता है। पित्तम वा कफ पित्तम वा पित्ताशय गतम हरेत संवसनम त्रीन मलान बस्तिर हरेत पक्वाशय स्थितम। ये भी एक जनरलाइज सूत्र के हिसाब से अच्छा है। पित्ताशयगत जो कफ या पित्त या कफ पित्त जो है उसको श्रवसन बाहर निकालता है। और पक्वाशय में अगर दोष है तो तीन मलान बस्तिर हरे, तो बस्ती तीनों मलों को दूर करता है। तो ये विरेचन या श्रवसन कब देना है और बस्ती कब देना है, इसका व्यवच्छेदक सूत्र इस प्रकार का है। तो पित्त या कफ पित्त अगर पित्ताशयगत है तो श्रवसन ये अच्छी चिकित्सा इस प्रकार के है। वो विपक्वम यथपक्वम व श्लिष्टं कोष्ठे मलाधिकम नयत्यध श्रवसनं तद यथा स प्रथमालकम। आरगवद या काली मनुका ये इसमें अच्छा है इस प्रकार से। तो पक्व हो या अपक्व हो उसको बाहर निकालने का काम ये श्रवसन करता है। और दोष पक्वाशय में आए हैं, कोई भी हो, वात हो, पित्त हो, कफ हो, तो उसको निर्हरण करने के लिए बस्ती ये अच्छी चिकित्सा इस प्रकार की है। तो इन बातों को ध्यान में रखे, बाकी रोगों में भी अगर ऐसी स्थिति है तो ये निश्चित रूप से सनोसन या बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफपित्ते दृढ़ाग्नेये वृक्षबद्ध पुरीषाय प्रदद्यात् अनुवासनं। मैंने जीएसवीसी तो मेरे ख्याल में विलोम ने ही डाल दिया है कि ये गो टू मीटिंग है आज या आज से। जेएसवीसी 2 और जीएसएस में मैंने तो नहीं डाला है, कोई उसमें भी डाल दे कि ये आज से मीटिंग गो टू मीटिंग पर है। वो जो उसकी लिंक है वो जेएसवीसी से कॉपी करके जेएसवीसी 2 या जेएसएस में डाल दे, तो अगर कोई वहां पे प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनको पता लग जाए। तो ज्वर पुराण हो गया है। 21 बरस वगैरह इतने 21 दिन हो गए हैं। संक्षीण कफ पित्ते, कफ और पित्त दोनों क्षीण है, दृढ़ाग्नेय अग्नि अच्छा है, रुक्षबद्ध परीषाय पुरीषाय, और पुरीष अगर रुक्षबद्ध है तो प्रदद्यात् अनुवासन। तो अनुवासन बस्ती इस प्रकार का देना है। मैं एक बार देखता हूँ।
गौरवे शिरसः शूले विबद्धेषु इन्द्रियेषु च जीर्णज्वरे रुचिकरं कुर्यान् मूर्धविरेचनम्। अब सिर में अगर गौरव या शूल है और इंद्रिय विबद्ध इस प्रकार की है, जीर्ण ज्वर है, तो मूर्ध विरेचन ये रुचि निर्माण करने वाला इस प्रकार का है, वो देना है इस प्रकार। तो जैसे बस्ती की अवस्था बताई उसी प्रकार से अनुवासन बस्ती देने के लिए अगर सर में दोष है तो बेहतर ऑप्शन मूर्ध विरेचन इस प्रकार का देना है। App has also updated. It need to be updated to me also get difficulty in joining. हाँ, मैंने एक दिन पहले ऐप किया था तो मुझे दिक्कत नहीं आई थी। तो ठीक है, कुछ लोगों को अगर अभी पता नहीं चला है, इट्स इजी या have joined today only. Okay. अभ्यंगांश्च प्रदेहांश्च परिशेकावगाहने विभज्य शीतोष्णकृतं कुर्यात् जीर्णे ज्वरे भिषक्। अभ्यंग प्रदेह अपरिषेक अवगाह ये शीत उष्ण करके विभक्त करके जीर्ण ज्वर में देने हैं। तो इसमें परिषेक और अवगाहन ये भी बताते हैं। और शीत देना है, उष्ण देना है। ये अगर उष्णता ज्यादा है तो शीत देना है, शैत्य ज्यादा है तो उष्ण इस प्रकार का देना है। और इस प्रकार से अभ्यंग प्रदेह परिषेक अवगाह ये भी सभी करने हैं। अब इतने दिन तक रहने वाले ज्वर ज्यादातर नहीं होते, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। तब तक तो एलोपैथी में लोग जाते हैं, वहां पे फिर और कुछ करते हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ऐसी अगर स्थिति होगी कि जीर्ण ज्वर इतने दिन तक चल रहा है इस प्रकार से, तो ये सभी चिकित्साएं भी आई है इसमें, ये बात ध्यान में रखनी है। नहीं तो हम परिचय का अवगाह के बारे में कभी सोचेंगे नहीं इस प्रकार से, या अभ्यंग प्रदेह के बारे में भी सोचेंगे नहीं कि अभ्यंग दे सकते हैं जीर्ण ज्वर में इस प्रकार से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये करना है। और इसी के जरिए अगर जीर्णावस्था है, बल क्षीण है वगैरह वगैरह इस प्रकार की अवस्था में अग्नि अच्छा है तो परिषेका वर अवगाह इस प्रकार की बात हो सकती है। जैसे कि अभी ये सीकेडी में परिचय अवगाह करने के लिए बताता है 40 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटे एक पूरे दिन में 40-40 मिनट का भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो और काफी लोगों को अच्छे रिजल्ट्स उसके हैं। तो मैं मानता हूँ कि किडनी फेलियर जैसे विकारों में इसका प्रचार थोड़ा हो, उसमें साथ में खाना पीना वगैरह के बारे में भी सोचना है। दवाइयां भी हम दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन अवगाह चिकित्सा हो सकती है इसमें, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तैराशु प्रशमं याति बहिर्मार्गगतो ज्वरः लभन्ते सुखमंगानि बलं वर्णश्च वर्धते। तो उससे क्या होता है, तो बहिर्मार्गगत ज्वर जो है वो शांत हो जाता है और सुख प्राप्त होता है अंगों को, बल और वर्ण ये भी सुधरते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से करना उचित ऐसा रहेगा। धूपनांजन योगश्च यान्ति जीर्ण ज्वराशमं त्वग्मात्र शेषा येषांच भवत्यागंतुरन्वयः। तो धूप अंजन इनसे भी जीर्ण ज्वर का शमन हो जाता है। कौन से रोगों का, ज्वरों का? त्वंगमात्र शेषा, जो केवल त्वचा में स्थित इस प्रकार के ज्वर है उनका शमन धूपन और अंजन इनसे होता है। और येषांच आगंतु अन्वया भवति, और जिनमें आगंतु अन्वय इस प्रकार का होता है उनको में भी धूप और अंजन ये बात बताई गई है।
तो अभी ऑटिज्म वगैरह जैसे मेरो रोगों में ग्रह बाधा अगर है तो मैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ये अपराजित धूम घर में करने के लिए बताता हूँ। तो इस प्रकार की ग्रह बाधा में ये अच्छा काम करने वाला है, धूपन जो है। वैसे भी अंजन इसके बारे में दे सकते हैं, ये बात सही है। इट्स बेटर वी डू few days in Zoom meeting for few days. There only we inform about go to and its meeting ID. Then a mock drill for last 10 minutes for go to after week. Today almost less than 50% attendance. Shift should be smooth. अभी व्हाट्सएप ग्रुप काफी है। आज के दिन शायद नहीं होगा तो कल तो मेरे ख्याल में ज्वाइन हो जाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, इस प्रकार से, और पता चल जाए कि ये बदल गया है, जूम नहीं है अभी, गो टू मीटिंग है, इस प्रकार से तो शायद लोग समझेंगे इस प्रकार से। क्योंकि ये फिर बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, फिर से जूम में जाना, फिर से इसमें आना, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो स्टेटस में डाल दो, बेटर ऑप्शन है कि ये मीटिंग अब इसमें है, गो टू मीटिंग में है। तो ज्यादा लोग देख पाएंगे, दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग। इट्स गो टू मीटिंग, इट्स गो टू मीटिंग इज डिफरेंट, या सिर्फ गो टू इसी प्रकार का है। तो लिंक विलोम ने भेजी है, इट्स गो टू, या तो फिर लोगों को ये बता दे कि ये गो टू करके करे और फिर उसमें शामिल हो जाए इस प्रकार से। ठीक है, कल तक मेरे ख्याल में सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो धूपना और अंजन ये आगंतु अन्वय जिनमें है, खास करके ग्रह बाधा वगैरह इस प्रकार का कुछ अन्वय है, तो ये धूपना और अंजन करना है, तो ये एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की रहेगी। इति क्रियाक्रम सिद्धो ज्वरघ्नः संप्रकाशितः येषां त्वेष क्रमस्तानि आणि ऊर्ध्वमतः शृणु दत्तशाल्यादयश्चस्तः पुराणः षष्टिकैः सह यवाग्बोधन लाजार्थे ज्वरितानां जरापहः। One of my CKD patient have gone to Delhi. There they are giving Avgaha tomorrow. Creatinine will be tested. Will share. Okay. तो जिनका क्रियाक्रम, ये सिद्ध क्रियाक्रम है ज्वरघ्न संप्रकाशिता, ये ज्वरघ्न इस प्रकार का क्रियाक्रम बताया गया यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ सिद्ध, ये जो बात कहते हैं एलोपैथी में जो बार बार आशंका पूछी जाती है कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होता और ये एविडेंस बेस्ड इस प्रकार का नहीं है। तो जहां जहां सिद्ध शब्द का प्रयोग है वहां हम उसको एविडेंस बेस्ड इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये सिद्ध हुआ है, ये इसका परिणाम अच्छी तरीके से निकलता है, ये सिद्ध शब्द के द्वारा निर्देशित होता है। तो सिद्ध इस प्रकार के जो भी योग है उनका एक अलग चयन करें कि ये टेस्टेड इस प्रकार के है, और फिर कोई भी व्यक्ति उनका जरूर प्रयोग कर सकता है, कोई भी वैद्य उनका जरूर प्रयोग कर सकता। और लोगों के लिए भी ये अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी, और या साइंटिस्ट के लिए भी अच्छी बात रहेगी। यहाँ एक निवडक रुग्ण चिकित्सा इस प्रकार की एक मराठी में किताब थी। निवडक रुग्ण चिकित्सा, पक्का याद नहीं आ रहा। उसमें
औषधियों के कृपा औषधालय करके पुणे में था कुछ। और काढ़े बनाते थे खास करके, जवकुट, और वो काढ़ा घर में बनाने के लिए कहते थे। तो उनके कई काढ़ों के विवरण में उन्होंने लिखा था कि यह अनुभूत है, हमारे कृपा औषधालय में इसका बहुत बार प्रयोग किया गया है, इस प्रकार से। और वैसे अच्छी कॉम्बिनेशन इस प्रकार की थी उसमें। बहुत पुरानी किताब थी, करीबन 100 बरस पूर्व। मैंने सिर्फ देखी थी, कुछ हद तक पढ़ी थी, लेकिन ये काफी पुरानी बात इस प्रकार की है। तो ये सिद्ध है, और ये हमारे कृपा औषधालय में काफी बार इसका प्रयोग किया गया है, इस प्रकार के वहां पे वो लिखते थे। तो उसी प्रकार से जहां जहां सिद्ध इस प्रकार का शब्द आता है हमारे ग्रंथों में, उन सभी को इकट्ठा करें और एक एविडेंस बेस के जरिए उसका प्रयोग बताते रहे और खुद भी करते रहे। तो ये अगर सिद्ध है तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। अगर अवस्था सही है तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलने ही वाले इस प्रकार के हैं। रक्तशालादय शस्ता पुराण षष्टिकैः। ओके, बहुत अच्छा। हाँ, ये कृपा औषधालय के बारे में था। अभी मुझे पक्का याद नहीं है। निवड़क औषध है ऐसे, मोड़क नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने संकलन किया था। मराठी में छोटा बुकलेट है। स्वेदवः मूत्रवः उदकवः उदकधरा कला having water as same factor, how we connect each other, निवड़क रुग्ण चिकित्सा। हाँ, लेकिन ये भी निवड़क रुग्ण चिकित्सा थोड़ी अलग किताब है, वो भी अच्छी है। और निवड़क योग वगैरह इस प्रकार की, एक मोड़क की जो किताब है निवड़क योग, इस प्रकार की कुछ है। सिद्ध लिखे हुए चिकित्सा इन ग्रंथ। वेरी गुड। या तो जरूर जहाँ पे सिद्ध इस प्रकार का बताया गया है उनका भलीभांति प्रयोग करे, ये निश्चित रूप से कारीगर इस प्रकार का होता है। तो पुराण रक्तशाली ये आदि वगैरह ये प्रशस्त है। षष्ठी के हिस्सा और शाली षष्ठी का भी अच्छा है। यवाग बोधन लाजार थे, तो इनका प्रयोग किनके लिए करना है? तो यवागु ओदन और लाजा इनके लिए करना है। ज्वरितानाम ज्वरापहा, और ये ज्वरितों के लिए ज्वरापह इस प्रकार के है। तो इन्हीं से यवागु बनाए, इन्हीं से ओदन बनाए, इन्हीं से लाजा इस प्रकार से बनाए, और फिर अनुभूत एंड सिद्ध लिखे। ओके। में क्या वैद्य फर्क होता है? अनुभूत हमारे यहाँ लिखते नहीं है ग्रंथों में। ये ये जो किताब मैंने बताई अभी, मोड़क की संकलित की हुई, उसमें काफी जगह अनुभूत अनुभूत इस प्रकार का लिखा है, और उसी प्रकार का शब्द प्रयोग सिद्ध नाम से हमारे मूल ग्रंथों में आता है। तो फिर ये जो बोलबाला है कि एविडेंस बेस्ड नहीं है, एविडेंस बेस्ड नहीं है, तो ये अच्छा एविडेंस है कि हम कह सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने उसको परखा है। और उनके हिसाब से ये सिद्ध दवा इस प्रकार की है। लाजपेयां सुखजलम पिप्पली नागरे श्रुतां पिबेज्वरिज्वरा हर्ज्वर हराम शुद्वान अल्पाग्निरादितः। तो सबसे लघु जो है वो लाजपेया है। तो लाजा की पेया बनानी है, और पिप्पली नागरे श्रुताम, उसमें पिप्पली और शुंठी डाल के इसका प्रयोग करना है। और भूख लगी है, अल्पाग्नि है, तो शुरू में ये लाजपेया लेनी है इस प्रकार से। तो 14 गुना पानी डाल के लाजा में सिर्फ जब पक पक जाए तो छान कर पानी लेना है उसका।
और शुरू में डालते समय ही उसमें पिपली और नागर ये डाले। तो ये ज्वरहरी है और भूख लगी है और अल्पाग्नि है, तो शुरू की अवस्था में ये देना उचित इस प्रकार का है। अम्लाभिलाषी तामेव दाढ़ी अम्लाम स नागराम। अगर अम्ल की अपेक्षा है, इच्छा है, तो दाढ़िम से अम्ल करके, तो इसमें दाढ़िम जो देना है वो केवल मीठा दाढ़िम नहीं देना है, खट्टा मीठा इस प्रकार का जो दाढ़िम है वो उसका प्रयोग करना बेहतर इस प्रकार का है। तो उससे वो अम्ल होनी चाहिए थोड़ी, और शुंठी भी उसमें डालनी ही है। सुष्टविट पैत्तिको वाथ शीताम मधुयताम पिबेत। अगर श्रवसन इस प्रकार का हो रहा है और पैत्तिक अगर है, तो उसको ठंडा करके, ये जो पेया है राजा पेया, वो ठंडा करके मध डाल के उसका सेवन करें। तो ये भी एक अच्छी बात इस प्रकार की है। लाजा म्हणजे साडीची लाई घ्यायची आहे का सर? येस, साडीची लाई वही लेनी है। और लाजा मंड भी अगर कोई व्यक्ति पचा नहीं सक रहा, तो समझ लेना है कि उसका मृत्यु नजदीक है, वो ज्यादा जीने वाला नहीं। कम से कम लाजा तो लाजा पेया, लाजा पेया तो पचा सकना चाहिए उसको। हम्म, तो साड़ी चलाया ये हमारे क्लिनिक में होने चाहिए, साड़ी चलाया कम से कम दिखाने के लिए, लोगों को भी मालूम भी नहीं है साड़ी चलाया क्या चीज होती है इस प्रकार से। तो कम से कम इस प्रकार से दिखते हैं, जाकर बाहर परचेस करो ये बताएंगे तो वो लेके आ सकते हैं इस प्रकार से। पेयाम व रक्तशालीनाम पार्श्ववस्थी शिरोरुचि। पार्श्ववस्थी और शिरोरुक अगर है तो रक्तशाली की पेया लेनी है, और वो स्वदंष्टा कंटकारीभ्याम, गोक्षुर और कंटकारी पुणे छान मिळतात या। लेकिन फिर भी एक बार देखना पड़ता है साफ सुथरा है या नहीं है इस प्रकार से। तो स्वदंष्टा और कंटकारी ये पेया बताई गई है। बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिता, ये वाग्भट ने लिखा है। तो फणसलकर का एक कहना था इस प्रकार से, ये इनका एक दूसरे से कनेक्शन है, बस्ती पार्श्व और शिर, इनका एक दूसरे से कनेक्शन है, और ये यहाँ पे अभी बताया गया। लेकिन मूत्रकृच्र में बस्ती रुजा कहीं पे आती है इस प्रकार से, शिरो रुजा अन्य रोगों में आती है। तो ये अगर बस्ती पार्श्व शिर ये कनेक्शन है तो ये पेया ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है। और जैसे दातार गुरुजी ने श्व के बारे में बताया, स्वदंशादि गुगुल की उदक का पचन करके उसको बस्ती से निकाल देना, ये स्वदंशादि गुगुल का अच्छा काम है। उसी प्रकार का काम कंटकारी गोक्षुर ये करते हैं कि जब शरीर में स्थित पानी का पचन करके फिर उसको निकाल देता है, मूत्र के जरिए निकाल देता है इस प्रकार से। तो दिवाळीला प्रसाद वाटतात ते असे सांगितले की पटकन लक्षात येते लोकांच्या। ये तो हम बताते रहते हैं, खास करके लक्ष्मी पूजन में प्रयोग में लाए जाते हैं। लाजा होम होता है विवाह में, उसमें भी ये लाजा का प्रयोग होता रहता है। तो ये बताते हैं, फिर भी कुछ लोग होते हैं कि मालूम नहीं होता, और हिंदी में इसको खिल कहते हैं। ये भी पता नहीं चलता। डांगर की धानी इस प्रकार का गुजरात में प्रचलन है। तो इन सभी बातों को बताएंगे, और फिर लाजा दिखा सकते हैं, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। नहीं तो फिर इंटरनेट से फोटो निकाल के दिखाना है, ये इस प्रकार के लाए लोग लाजा और चुरमुरे इसमें फर्क नहीं करते। ओके, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये लाजा का इस प्रकार का हमें प्रयोग करना है। तो ये अगर कहीं भी पानी का संचय हो रहा है, पानी का पचन नहीं हो रहा, तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि स्वदंष्टा कंटकारी इस प्रकार की
सिद्ध पेया या इन दोनों का हम पुड़ी में प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। ज्वरातिसारी पेयाम व पिबेत सामलाम श्रुताम नरः वृष्णिपर्णी बला बिल्व नागरोत्पल धान्य कही। ज्वर और उसमें अतिसार है तो वृष्णिपर्णी बला बिल्व नागरोत्पल धान्य इनसे श्रुत इस प्रकार की साम्ल पेया पीनी है। गुण कसे बदलतात लाजा आणि चूर्णामध्ये। लाजा का चूर्ण, तुम चूर्ण कहने की बात कर रहे हैं, लाजा का चूर्ण या फिर जो चूर्ण हम देते हैं इसमें पुड़ियों में देते हैं। तो कंटकारी और गोक्षुर उसको पेया में, लाजा पेया में डालते हैं तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी, उसका ज्यादा परिणाम अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम चूर्ण बना के भी देते हैं पुड़ियों में, इस प्रकार के दोनों चूर्ण डालते हैं तो भी अच्छे परिणाम करिए ना, तो कहते हैं उसकी जगह जो अपने अपने माइक को म्यूट करो। तो इस प्रकार से चूर्ण से बात बन सकती है अगर हम पुड़ियों में इसका प्रयोग करते हैं। तो पृष्णिपर्णी बला बिल्व नागरोत्पल धान्य कही, ये भी काफी अच्छा इस प्रकार का योग है ज्वर अतिसार के लिए। श्रुताम विदारी गंधाद्य दीपनिम स्वेदनीम नरः। तो विदारी गंधादि गण से सिद्ध इस प्रकार के श्रुत करके पेया, ये दीपनी और स्वेदनी इस प्रकार की, ये थोड़ा अजीब है। विदारी पंचांगल वृश्चिकाली ये विदारी गंधादि है या कुछ विदारी गंधादि अलग गण है, थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि विदारी आदि रेन्द्र उद्योग ब्रूहणो वातपित्ता शोषुंगुलमांग मर्दोर्ध्व श्वास का सहरोगण इस प्रकार का बताया है। गुलमांग मर्दोर्ध्व अंगमर्द की फलश्रुति में है उसके बारे में। काशीश्वासी च हिक्की च यवागुण ज्वरित पिबेत विबद्ध वर्चा सव्यवान पिप्पल्या मलकई श्रुताम। तो काश श्वास हिक्का और ज्वर इस प्रकार के है और विबद्ध वर्चा है तो यव के साथ पिप्पल्या मलक डालकर श्रुत इस प्रकार की पेया देनी है। तो अभी मैं एक अनामय कंपनी का यव चूर्ण यानी कि बार्ली, वो तो यव के नाम से बार्ली का प्रयोग करता है, उसका चूर्ण उपलब्ध हो गया है। वो 150 रुपए किलो है। या किलो है या कम है मालूम नहीं, लेकिन विडंगम नागरम क्षार काकलोह रजो मधु यवामलक चूर्णंच योगोति स्थौल्य दोष, ये भागवत में आया है। वो थोड़ा सा आसान है क्योंकि जो व्यवसायी सत्व है उसमें तैल घृत मधु ये सब डालने हैं इस प्रकार से। तो इस चूर्ण को हम पैकेट बना के दे सकते हैं। तो विडंग आदि सभी जो है वो एक एक भाग लेना और फिर 8 गुना अमल की पाउडर, 8 गुना यव चूर्ण, बार्ली का चूर्ण जो है वो इस प्रकार के डाल के फिर 1 चम्मच मात्रा में शहद के साथ। तो ये थोड़ा सा आसान है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि व्यवसायी सत्व के बजाय ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। वैसे व्यवसायी सत्व की फलश्रुति काफी वाइड है, सन्नस्य अग्निश्च दीपनम वगैरह वगैरह, रुद्र वगैरह में भी है, क्षित्र में भी है व्यवसायी सत्व बताया गया है। तो ईशाम चूर्णं मधुकृतं तैलं च सदृशांशकं सप्तभिः षोडश गुणैः युक्तं पीतं देहन्ति तत् अतिस्थौल्यादिकान् सर्वान् रोगान् अन्यांश तद्वितान् रुद्रोग कामला श्वेत श्वासकासगलग्रहान्, इस प्रकार की फलश्रुति है। तो उसकी फलश्रुति वाइड है लेकिन ये बनाना वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चूर्ण दे देंगे और शहद के साथ चाटने के लिए कहेंगे विडंग आदि जो है, विडंगन नागरम क्षारक काललोह रजो मधु इस प्रकार का। तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। इसमें यवामल का चूर्ण उसका प्रमाण नहीं दिया है,
व्योषादि सप्तमी में जैसे षोडश गुण कहा है उसी प्रकार ये आमलकी और यव 8 गुना इस प्रकार से अगर लेते हैं तो व्योषादि सप्तमी जैसा बन जाएगा। यव म्हणजे बार्ली, हाँ ऐसा कहना है उसका। विड़ंगादि रेफरेंस उसी में है, व्योषादि सप्तमी के नजदीक ही है 14वें अध्याय में सूत्र स्थान में। उसके आगे पीछे कुछ होगा तो विडंगम नागरम क्षारक काल लोहो रजो मधु यवामलक चूर्ण योगति स्थौल्य दोषी, इस प्रकार का वहां पे बताया गया है। विबद्धवर्चा सयवाम पिप्पल्यामल्लकै श्रुताम सरस्मिष्पतिम पिबेत पेयाम ज्वरी दोषानुलोमनी, और घी डाल के पेया लेनी है दोषों का अनुलोम करने वाली, इस प्रकार की। कोष्ठ विबद्ध सरुचि पिबेत पेयाम श्रुति श्रुताम जरा ज्वरी बुद्विका पिप्पली मूल चव्या मलक नागरे। तो कोष्ठ में विबंध है और रुजा है, तो ये पेया मृद्विका पिप्पली मूल चव्य आमलक नागर इनसे सिद्ध पेया इस प्रकार से देनी है। तो ये काफी पेया इस प्रकार की बताई गई है, और उनका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। ये सिर्फ देखना और अवस्था पहचान के उसमें देना ये जरूरी इस प्रकार का होगा। पिबेत सबिल्वाम पेयाम वा ज्वरे सपरिकर्तिके बला वृक्षामल कोलामल कलशी धावनी श्रुताम। तो अगर परिकर्तिका है तो बला वृक्षामल कोलामल कलशी धावनी श्रुत इस प्रकार की बेया सबिल्व इस प्रकार की देनी है। तो ये भी एक अच्छा इस प्रकार का है। परिकर्तिका में वैसे भी अलगता से भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। अस्मिन् दिद्र सुष्णार्था पिपेत पेयाम शर्कराम नागराम अलकै सिद्धाम भृत भ्रष्टाम ज्वरापहा। तो ये फणसलकर का भी फेवरेट था कि स्वेद नहीं आ रहा, निद्रा भी नहीं आ रही है और तृष्णा ज्यादा है, तो नागरामलकै ही सिद्धाम घृत भ्रष्टाम, नागरामलक सिद्ध घृत भ्रष्ट और सशर्करा इस प्रकार की। तो अश्वेन्द्र सृष्णार्थ सीतामलक नागर ही ऐसे वाग्भट ने एक ही या 2 चरणों में इसको समाप्त कर दिया है। तो ये पुड़ी में भी डाल डाल के दे सकते हैं। जनरली शुंठी अमलकी और उसके साथ में कोई भी कल्प जो मीठा हो, दुर्वा कल्प हो, गुड़ुची कल्प हो, वो उसको डाल के देते हैं तो स्वेद आना भी शुरू होता है, निद्रा भी आ जाती है और तृष्णा है तो वो भी शमन हो जाती है। तो ये इन सभी के लिए अस्वेद निद्र तृष्णार्थ इसमें सभी में फायदेमंद इस प्रकार का है। अब ये प्रातिपदिक कोश के बारे में एक आशंका उपस्थित हुई थी कि जब हम किसी रोग की चिकित्सा देख रहे हैं तो उस रोग में अधिकार में जो भी चिकित्सा आई है वो भी सामने आती है, और अन्य रोगों के किसी योग के फलश्रुति में ये रोग आता है। जैसे ज्वर की चिकित्सा ज्वर में आएगी, लेकिन कास में भी आएगी, राजयक्ष्मा में भी आएगी, पांडु में भी आएगी, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसको कैसे दिखाना है इस प्रकार से। तो हमने त्रिस्कंद कोश में औषध कोश में यह किया था कि अधिकार लिखा था हर योग का, तो पहले उस अधिकार वाली जो दवाइयां हैं वो दे देते हैं, और फिर बाद में अन्य अधिकारों में जो दवाइयां आई है उस रोग के लिए वो भी लिख देते हैं। अभी ये उल्टा पुल्टा क्रम हो सकता है, क्योंकि अकाराधिक्रम से अगर जाएंगे तो कहीं जोराधिकार कहीं दूसरे अधिकार इस प्रकार से बीच बीच में अलग अलग होते जाएंगे, ये भी बात हो सकती है। और अगर हम इस प्रकार से अधिकार पर कंसंट्रेशन करेंगे कि ज्वराधिकार से ही मुझे दवाइयां चाहिए, तो वो पहले आ जाएगा, इस प्रकार की बात होगी।
अब इसका महत्व क्या है? अन्य रोगों में ज्वर के बारे में बात बताते हैं तो उसमें ज्वर के प्रकार, उनकी अवस्थाएं, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं होता। सिर्फ ये रोग का ये नाश करता है, ये एक बात होती है। जिस रोग के अधिकार में ये योग आया होगा इस प्रकार से उसमें संभावना ये होती है कि अगर उस रोग के साथ में लक्षण के रूप में अगर ज्वर है या फिर उसके साथ में ये एक रोग है इस प्रकार का, तो उसमें ये ज्यादा बेहतर दवा है। इस प्रकार की जो ताप्यदिलोह विशेषात अंत्यपस्मारं कामलांग उदजा निश्चय, इस प्रकार की फलश्रुति है। तो अपस्मार में ताप्यदिलोह नहीं आता, पांडु रोग में आता है। फिर भी अपस्मार की चिकित्सा में अपस्मार अध्याय में जो चिकित्सा बताई है वो आएगी और ताप्यदिलोह भी आएगा इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा है कि उस अधिकरण की दवा एक अलग मायना रखते हैं और उसमें जो प्रकार अवस्थाएं जो होती है वो सिर्फ उस रोग के अवस्था में आते हैं, वो अन्यत्र नहीं आते। बाकी रोगों में उस रोग के लिए बात हो सकती है, दवा आ सकती है, लेकिन ये जनरलाइज्ड इस प्रकार की है। अभी मैं 29 तारीख को प्रयागराज जा रहा हूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी के यहाँ संगोष्ठी इस प्रकार की है और तंत्र युक्ति पर विचार है इस प्रकार से। अब तंत्र युक्ति के बारे में ज्यादा बहस करने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन तंत्र युक्ति को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे ये महत्वपूर्ण समस्या है। हमारे छात्र अगर मूल ग्रंथों को ही पढ़ नहीं पाते हैं तो तंत्र युक्ति को क्या समझेंगे इस प्रकार के पृष्ठनी परणी या पिठवण मराठी में कहते हैं। तो मैं अभी दो तंत्र युक्तियों के बारे में बोलने जा रहा हूँ। एक योग तंत्र युक्ति है जो अन्वय है, सुश्रुत में लिखी गई इस प्रकार की। अब उसका विवरण करेंगे या टेक्नोलॉजी के सहायता से लोगों तक योग तंत्र युक्ति पहुंचाएंगे छात्रों तक खास करके। तो उसके लिए पहले चाहिए कि समास विग्रह करे, संधि विग्रह करे इस प्रकार से, हर पद को अलग करे और फिर ये बिखरे हुए पदों को इकट्ठा लाना, यही योग तंत्र युक्ति है। तो अन्वय देते, तो मेरा सुझाव रहेगा कि तंत्र युक्ति के जरिए तंत्र युक्ति का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाने के लिए हम योग तंत्र युक्ति को टेक्नोलॉजी के जरिए छात्रों तक पहुंचाएं। और संस्कृत वाले ये काम कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। अधिकरण तंत्र युक्ति के द्वारा ये जो अभी मैंने किस रोग के अधिकार में कौन सा योग आया है ये बता सकेंगे, और उस रोग की फलश्रुति में और कौन से रोग है और उनमें अंतर क्या है इस प्रकार से। तो अधिकरण में स्थानाधिकरण, फिर अध्यायाधिकरण, प्रकरणाधिकरण वगैरह वगैरह उसके काफी भेद है। तो इसमें हम इस प्रकार के सोच सकते हैं कि ये सूत्र स्थान में आया है तो अतरा था सूत्रिता सूक्ष्म प्रतन्यन्ते ही सर्वतः, इस प्रकार की बात वाग्भट में अंत में कही है। तो अधिकरण तंत्र युक्ति के जरिए पूरा जो सूत्र स्थान है वो सभी बाकी अंगों में भी जाता है, उसी का विस्तार उसमें जाता है इस प्रकार से। चरकाचार्य ने भी श्लोक स्थान से बात कही गई है इस प्रकार से। तो उसी मुद्दे को उठाते हुए अगर हमें निदान चिकित्सा भी पढ़नी है तो भी सूत्र स्थान नहीं छोड़ना है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने सूत्र स्थान फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, अभी तो 15 ही अध्याय बताते हैं, अष्टांग हृदय के 15 अध्याय, चरक के 15 अध्याय इस प्रकार से। लेकिन उनका एप्लीकेशन
सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, ये एप्लीकेशन पूरे अध्ययन के लिए, पूरे ग्रंथों के अध्ययन के लिए इस प्रकार के है। और फिर उनके जरिए ये अधिकरण तंत्र युक्ति का महत्व कैसा है ये बताने की कोशिश करेंगे। ये दवा शेंडे अजीब उदाहरण बताते थे। लॉन्ड्री है और वहां पे लिखा है कि साड़ी 2 रुपए, शर्ट 1 रुपए, पुराने जमाने की बात है। तो लोग ऐसा नहीं समझते कि साड़ी कीमत 2 रुपए है। साड़ी की धुलाई की कीमत 2 रुपए है। क्योंकि अधिकरण पूर्व लॉन्ड्री है, ये कि साड़ी बेचने वाला शॉप नहीं है। इस प्रकार से उसी प्रकार से किस रोग के अधिकरण में कौन सी दवाई है ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और फिर उसके मुताबिक उसकी कार्मुकता किस प्रकार की रहेगी ये देखना पड़ेगा। ये जो पाठा मिश्रण है दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेन संयुक्ता पाठा हन्त्यर्ष साम्रुजम, वास्तव में अर्श चिकित्सा में है, अर्श की रुजा दूर करने वाला इस प्रकार का है। लेकिन फणसळकर जी ने जो अलग सोचा कि दोषात्मक मांस मेधांसी संदूष विविधा कृत्य दार्श मांसांकुरा नाश अपानादव कुर्वन्त्यर्षां सितां जगुः, इस प्रकार से। तो त्वचा मांस मेद ये दुष्य है और उसमें अगर रुजा का संबंध है तो पाठा मिश्रण काम में लाया जा सकता है इस प्रकार से। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हेतुवर्त तंत्र युक्ति को भी हम ले सकते हैं कि जो चीज एक जगह पे बताई गई है उसका दूसरी किसी जगह पे इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। बाकी लोग, मैं और माधव आष्टीकर नागपुर से आने वाला है, वहां पे हम दोनों वैद्यों में से है और बाकी सभी संस्कृतज्ञ हैं। शायद पूरी संगोष्ठी संस्कृत भाषा में ही होगी। लेकिन इस तंत्र युक्ति से लेके हम आयुर्वेद के छात्रों के लिए किस प्रकार से काम कर सकते हैं ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का। उनके पास फंड्स है, उनके पास लोग है, वो एम्प्लॉय कर सकते हैं रिसर्च के लिए इस प्रकार से। उनके लिए एक रिसर्च हो जाएगा और हमारे लिए छात्रों के लिए अच्छा हो जाएगा। मेरा दूसरा सुझाव डिजिटलाइजेशन सभी आयुर्वेदीय ग्रंथों का, ये भी एक इस प्रकार का सुझाव है। तो ये सबसे मूल रहेगा। अभी कुछ ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन हो गया है। ये NIIH जो है इंस्टीट्यूट हैदराबाद की, तो उन्होंने चरक सुश्रुत वगैरह को रख दिया है, सभी निघंटुओं को रख दिया है डिजिटल करके, और फिर उसमें ढूंढ सकते हैं। ये भी सर्च फैसिलिटी है। वैसी स्थिति सभी ग्रंथों की होनी चाहिए। तो पहला कदम है डिजिटलाइजेशन। फिर संधि विग्रह, समास विग्रह। इसने एक पैकेज किया था रामानुजन ने संधि विग्रह के लिए। तो अब संयुक्त शब्द दे देते हैं तो वो पाणिनि के रूल अप्लाई करके आपको संधि विग्रह क्या है ये बता सकता है इस प्रकार से। उसी प्रकार समास का भी पैकेज हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम बुद्धि लड़ा के इस प्रकार से कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो अपने आप से अगर संधि विग्रह समास विग्रह करते हैं, हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के लिए दिया है इस प्रकार से, और फिर अन्वय लगाना। तो योग तंत्र युक्ति इसमें हो जाएगी। और फिर शब्दों के अर्थों के बारे में अगर आयुर्वेदीय शब्दकोश उसको ऐड करेंगे, उसमें से संदर्भ अर्थ दिए गए हैं। तो आयुर्वेदीय शब्दकोश का डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी प्रिंटेड वर्जन है या PDF है उसकी। तो उसका डिजिटलाइजेशन अगर हो जाए तो फिर वहां से संदर्भों को उठा के इस शब्द का इस संदर्भ में ये अर्थ है, ये बात बता सकेंगे। जो भी इसमें बताई गई है डेक्कन कॉलेज की जो संस्कृत की डिक्शनरी है उसमें ये बात की गई है कि किस संदर्भ में किस शब्द का कौन सा अर्थ है, ये बताना ही उसका
मकसद इस प्रकार का है। डेक्कन कॉलेज की संस्कृत डिक्शनरी जो है वो, और उसमें केवल आयुर्वेद के ग्रंथ नहीं, सभी संस्कृत भाषाओं में से ग्रंथ लिए हैं। 100 ईयर प्रोजेक्ट इस प्रकार का उसको बताया जाता है। अभी मेरे ख्याल में 70-80 या उससे भी ज्यादा बरस बीत चुके हैं और बिल्कुल थोड़ा काम पब्लिश हुआ है इस प्रकार से। फिर भी पब्लिश करेंगे भी तो कितने लोग ये वॉल्यूम्स खरीद करेंगे ये भी अजीब बात है। उनको डिजिटलाइजेशन में ही जाना पड़ेगा, ये पोर्टल बनानी पड़ेगी और पोर्टल पे ये सब देना इस प्रकार का करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये अलग अलग मुद्दे है। तो अभी मैं प्रेजेंटेशंस में लग रहा हूँ उसके कि ये सभी प्रेजेंटेशन कैसे करें। और फिर केवल तंत्र युक्ति का तो मतलब नहीं है, तंत्र युक्ति हमारे लिए भी सीखना, और ये भी बात है कि ग्रंथों में जो उदाहरण है उसके बाहर के उदाहरण दे पाना, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सभी विग्रह संधी विग्रह न करता गीता पठण करणं हेच बरोबर असं म्हणतात, काय विचार करा। पठन के लिए संधि विग्रह के बिना ही करे, कंठस्थकरण करने के लिए। लेकिन जब समझने की बात है तो संधि विग्रह करना ही पड़ेगा उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। ऐसा भी सुनने में आया है कि पुणे एक लाइब्रेरी में चरक के कुछ पन्ने शायद उत्तर तंत्र है उपलब्ध है, यह सच है क्या? ये बीच में ये बात चली थी, रमेश नांदल सर ने इसके बारे में जिक्र की थी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है कि उत्तर तंत्र चरक का उपलब्ध है। एक बार फिर से पूछताछ वगैरह करनी पड़ेगी कि अगर ऐसा उत्तर तंत्र चरक का है तो एक अलग बात इस प्रकार की हो जाएगी लेकिन मेरे ख्याल में अभी तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकेंगे ये हमें सोचना है। त्रिस्कंद कोश के बारे में हमने टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग किया, प्रातिपदिक कोश में भी टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी कई 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 सारे तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। मैंने और रसिक पावस्कर ने एक बार ये सोचा था कि हम दोनों बैठकर क्या क्या पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के जरिए आयुर्वेद में, इसी के बारे में बहस करेंगे उसको शायद 2 दिन लगेंगे करने के लिए। इस प्रकार से आयुर्वेदिक लाइब्रेरी इस प्रकार की, ऑनलाइन लाइब्रेरी इस प्रकार की हो सकती है डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर, ये तो बात होती ही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी बात हो सकती है या ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो वगैरह वगैरह उसके साथ जुड़े इस प्रकार से कर सकते हैं, यूट्यूब में डाल सकते हैं वगैरह वगैरह मैंने ई बुक की कल्पना की थी कि एनसाइक्लोपीडिक ई बुक इस प्रकार का। तो केवल ये ई बुक नहीं होगा, उसमें राइट माउस क्लिक करके जो भी उसके बारे में जानकारी है, शायद कुछ टीका का अंश है, चाहे कुछ वीडियो है, चाहे कुछ फोटोग्राफ्स है, वो उसको अगर जोड़ेंगे मल्टीमीडिया इस प्रकार से तो भी अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है, हम भली भांति उसका प्रयोग अगर कर पाते हैं attending webinar of ChatGPT in medicine which says Ayush doctors to be affected। हाँ मालूम नहीं, ये ChatGPT भी मैंने सुना है, बट as it uses personalized screening for patient, forward a message ये AI जो नया आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी काफी अजीब है कहाँ से जानकारी इकट्ठा करते हैं कुछ पता नहीं चलता। उसमें संस्कृत शब्द भी डालेंगे, शूल वगैरह डालेंगे,
उसका मीनिंग क्या है, ऐसा पूछेंगे तो तुरंत 1 सेकंड में ही उसका आंसर आना शुरू हो जाता है। ये बात छोड़ो, ये भिंडी की सब्जी कैसी बनानी है मराठी में लिखा था, उसका भी तुरंत आंसर आ गया इस प्रकार से। तो ये एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये काफी अभी मुश्किल मामला है। ऑथेंटिसिटी कैसी रहेगी नहीं रहेगी ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है त्रिस्कंद कोश के बारे में या प्रातिपदिक कोश के बारे में या फिर अभी ये एमडीएसएस निर्माण कर रहे हैं उसके बारे में, उसके जरिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि काफी स्कोप है इसमें। आयुर्वेद और आईटी इसके लिए काफी स्कोप है, और शायद इसके बारे में भी एक अलग वेबिनार हो सकता है या फिर 1 डे सेमिनार इस प्रकार का हो सकता है, आयुर्वेद एंड आईटी इस प्रकार से। जो लोग वैद्य है और इसमें इंटरेस्टेड है, या जो सॉफ्टवेयर तज्ञ है और इसमें इंटरेस्टेड है, उसमें दाखिल हो सकते हैं इस प्रकार से। ज्यादातर लोग इसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हम डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे या फिर ग्रंथों में से संदर्भ निकाल के दे देंगे या फिर पेशेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसके बारे में बोलेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में बोलेंगे। लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। इन्फो एंड नॉलेज डिफरेंट, इन्फो यूजफुल फॉर नॉलेज, ये सही है। लेकिन इंफॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से देखी जाती है और फिर उसका ज्ञान अलग अलग होता है। वही चीज दूसरे किसी तरीके से हम देखते हैं तो उसका ज्ञान अलग इस प्रकार का हो जाता है। हाँ, और ये कंप्यूटर की खासियत है, खास करके डाटाबेस की खासियत है कि एक ही चीज को आप विभिन्न तरीके से देख सकते हैं। इंडेक्सिंग सिर्फ बदलना है, तो ये हमने त्रिस्कंद कोश में उसका अच्छा प्रयोग किया है। जो सभी इंडेक्सेस है उसके बारे में, परिशिष्ट जो है, वो सभी अलग अलग तरीके से उसी जानकारी को देखना इस प्रकार का है। तो ये भी काफी अच्छा इस प्रकार का है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। कल का होगा, कल दोपहर में या सुबह कुछ देर के बाद अमावस्या लगने वाली है, तो बुधवार का लेक्चर नहीं होगा, गुरुवार से फिर दाखिल हो जाएंगे। और ये जो प्रोफेशनल्स एंड इन्वेस्टमेंट का जो जिक्र है वो आज रात 8 तक मैंने रखा है। तो जो शामिल होना चाहते हैं वो आज ही शामिल हो जाए, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।